हैं कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। श्रोताओं, हवा महल के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का वाचन। आज आपको सुनवाते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी कप्तान साहब का पहला भाग। वाचक स्वर अमरकांत दुबे। तो लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी कप्तान साहब का वाचन। आज इस कहानी का पहला भाग। जगत सिंह को स्कूल जाना कुनैन खाने या मछली का तेल पीने से कम अप्रिय न लगता था। यह सैलानी आवारा घुमक्कड़ युवक था। कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता और कभी अमरूदों के साथ माली की गालियां बड़े शौक से खाता। कभी दरिया की सैर करता और मल्लाहों की डोंगियों में बैठकर उस पार के देहातों में निकल जाता। गालियां खाने में उसे मजा आता था। गालियां खाने का कोई अवसर वो हाथ से जाने न देता। सवार के घोड़े के पीछे ताली बजाना, एक्कों को पीछे से पकड़कर अपनी ओर खींचना, बूढ़ों की चाल की नकल करना उसके मनोरंजन के ये विषय थे। आलसी काम तो नहीं करता, पर दुर्व्यसनों का दास होता है और दुर्व्यसन धन के बिना पूरे नहीं होते। जगत सिंह को जब अवसर मिलता घर से रुपए उड़ा ले जाता। नकद न मिले तो बर्तन और कपड़े उठा ले जाने में भी उसे कोई संकोच न होता। घर में शीशियां और बोतलें थीं, वो सब उसने एक एक करके गुदड़ी बाजार पहुंचा दी। पुराने दिनों की कितनी ही चीजें घर में पड़ी थीं, उसके मारे एक भी न बची। इस कला में ऐसा दक्ष और निपुण था कि उसकी चतुराई और पटुता पर आश्चर्य होता था। एक बार वो बाहर ही बाहर केवल कार्निसों के सहारे अपने 2 मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया और ऊपर से ही पीतल की एक बड़ी थाल लेकर नीचे उतर आया। घर वालों को आहट तक न मिली। उसके पिता ठाकुर भक्त सिंह अपने कस्बे के डाक खाने में मुंशी थे। अफसरों ने उन्हें शहर का डाक खाना बड़ी दौड़ धूप करने पर दिया था, किंतु भक्त सिंह जिन इरादों से यहाँ आए थे उनमें से एक भी पूरा न हुआ। अरे उल्टे हानि ये हुई कि देहातों में जो साग भाजी उपले ईंधन मुफ्त मिल जाते थे वो सब यहाँ बंद हो गए। यहाँ सबसे पुराना घरावा था, न किसी को दबा सकते थे न सता सकते थे। इस दुर्वस्था में जगत सिंह की हथलपाकियां बहुत अखर थीं। उन्होंने कितनी ही बार उसे बड़ी निर्दयता से पीटा। जगत सिंह भीमकाय होने पर भी चुपचाप मार खा लिया करता था। अगर वो अपने पिता के हाथ पकड़ लेता तो वो हिल भी न पाते, पर जगत सिंह इतना सीना जोर न था। हाँ, मार पीट घुड़की धमकी किसी का भी उस पर असर न होता था। जगत सिंह जो ही घर में कदम रखता चारों ओर से कांव कांव मच जाती। माँ दूर दूर करके दौड़ाती, बहनें गालियां देने लगती, मानो घर में कोई सांड घुसाया हो। बेचारा उल्टे पांव भाग जाता। कभी कभी 2-2 3-3 दिन भूखा रह जाता। घर वाले उसकी सूरत से जलते थे। इन तिरस्कारों ने उसे निर्लज्ज बना दिया था। कष्टों के ज्ञान से निर्द्वंद सा हो गया था। जहां नींद आ जाती वहीं पड़ा रहता, जो कुछ मिल जाता वही खा लेता। ज्यों ज्यों घर वालों को उसकी चोर कला के गुप्त साधनों का ज्ञान होता जाता था, वे उससे चौकन्ने होते जाते थे। यहां तक कि एक बार पूरे महीने भर उसकी दाल न गली। चरस वाले के कई रुपए ऊपर चढ़ गए थे। गांजे वाले ने धुआंधार तकाजे करने शुरू कर दिए थे। हलवाई कड़वी बातें सुनाने लगा। बेचारे जगत का निकलना मुश्किल हो गया। रात दिन ताक झांक में रहता, पर घात न मिलती। आखिर एक दिन बिल्ली के भागों छींका टूट ही गया। भक्त सिंह दोपहर को डाक खाने से चले तो एक बीमा रजिस्ट्री जेब में डाल ली। कौन जाने कोई हरकारा या डाकिया शरारत कर जाए। किंतु घर आए तो लिफाफे को अचकन की जेब से निकालने की सुधि न रही। जगत सिंह तो ताक लगाए हुए बैठा था। पैसे के लोभ में जेब टटोली तो लिफाफा मिल गया। उस पर कई आने के टिकट लगे हुए थे। वो कई बार टिकट चुराकर आधे दामों पर बेच चुका था। झट लिफाफा उड़ा दिया।
यदि उसे मालूम होता कि उसमें नोट है तो कदाचित वो न छूता, लेकिन जब उसने लिफाफा फाड़ डाला और उसमें से नोट निकल पड़े तो बड़े संकट में पड़ गया। वो फटा हुआ लिफाफा गला फाड़ फाड़ कर उसके दुष्कृत्य को धिक्कारने लगा। उसकी दशा उस शिकारी की सी हो गई जो चिड़ियों का शिकार करने जाए और अनजाने में किसी आदमी पर निशाना मार दे। उसके मन में पश्चाताप था, लज्जा थी, दुख था, पर उसे भूल का दंड सहने की शक्ति न थी। उसने नोट लिफाफे में रख दिए और बाहर चला गया। गर्मी के दिन थे, दोपहर को सारा घर सो रहा था, पर जगत की आंखों में नींद न थी। आज उसकी बुरी तरह कुंदी होगी, इसमें संदेह न था। उसका घर पर रहना ठीक नहीं। 10-5 दिन के लिए उसे कहीं खिसक जाना चाहिए, तब तक लोगों का क्रोध भी शांत हो जाता। लेकिन कहीं दूर गए बिना काम न चलेगा। बस्ती में वो कई दिन तक अज्ञातवास न कर सकता था। कोई ना कोई तो जरूर ही उसका पता दे देगा और वो पकड़ लिया जाएगा। दूर जाने के लिए कुछ ना कुछ खर्च तो पास होना ही चाहिए। क्यों ना वो लिफाफे में से एक नोट निकाल ले। अब ये तो मालूम हो ही जाएगा कि उसी ने लिफाफा फाड़ा है, फिर एक नोट निकाल लेने में क्या हानि है। दादा के पास रुपए तो हैं ही, झक मार कर दे देंगे। यह सोचकर उसने 10 रुपए का एक नोट उड़ा लिया। मगर उसी वक्त उसके मन में एक नई कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ। अगर ये सब रुपए लेकर किसी दूसरे शहर में कोई दुकान खोल लें तो बड़ा मजा हो। फिर एक एक पैसे के लिए उसे क्यों किसी की चोरी करनी पड़े। कुछ दिनों में बहुत सा रुपया जमा करके घर आ जाएगा तो लोग कितने चकित हो जाएंगे। उसने लिफाफे को फिर निकाला। उसमें केवल 200 रुपए के नोट थे। 200 में दूध की दुकान खूब चल सकती है। आखिर मुरारी की दुकान में 2-4 कढ़ाव और 2-4 पीतल की थालियों के सिवा और है ही क्या। लेकिन कितने ठाठ में रहता है, कितने ही रुपयों की तो चरस उड़ा देता है। एक एक दांव पर 10-10 रुपए देता है। नफा न होता तो वो ठाठ कहां से निभाता। इस आनंद कल्पना में वो इतना मग्न हुआ कि उसका मन उसके काबू से बाहर हो गया। जैसे प्रवाह में किसी के पांव उखड़ जाएं और वो लहरों में बह जाए। उस दिन शाम को वो बंबई चल दिया। दूसरे ही दिन मुंशी भक्त सिंह पर गबन का मुकदमा दायर हो गया। बंबई के किले के मैदान में बैंड बज रहा था और राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान कवायद कर रहे थे। जिस प्रकार हवा बादलों को नए नए रूप में बनाती और बिगाड़ती है, उसी भांति सेना का नायक सैनिकों को नए नए रूप में बना और बिगाड़ रहा था। जब कवायद खत्म हो गई तो एक छरहरे डौल का युवक नायक के सामने आकर खड़ा हो गया। नायक ने पूछा, क्या नाम है? युवक ने फौजी सलाम करके कहा, जगत सिंह। क्या चाहते हो? फौज में भर्ती कर लीजिए। मरने से तो नहीं डरते? बिल्कुल नहीं, राजपूत हूं। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसका भी डर नहीं। अंदर जाना पड़ेगा, खुशी से जाऊंगा। कप्तान ने देखा बला का हाजिर जवाब, मन चला, हिम्मत का धनी जवान है। तुरंत फौज में भर्ती कर लिया। तीसरे दिन रेजिमेंट अदन की ओर रवाना हुआ। मगर ज्यों-ज्यों जहाज आगे चलता था, जगत का दिल पीछे रह जाता था। जब तक जमीन का किनारा नजर आता रहा, वो जहाज के डेक पर खड़ा अनुरक्त नेत्रों से उसे देखता रहा। जब वो भूमि तट जल में विलीन हो गया तो उसने एक ठंडी सांस ली और मुंह ढांप कर रोने लगा। आज जीवन में पहली बार उसे प्रियजनों की याद आई। वो छोटा सा अपना कस्बा, वो गांजे की दुकान, वो सैर सपाटे, वो सुहृदय मृत्यों के जमघट आंखों के आगे घूमने फिरने लगे। कौन जाने फिर कभी उनसे भेंट होगी या नहीं। एक बार वो इतना बेचैन हुआ कि जी में आया पानी में कूद पड़े। जगत सिंह को अदन में रहते हुए 3 महीने गुजर गए। भांति भांति की नवीनताओं ने कई दिनों तक उसे मुग्ध किए रखा, लेकिन पुराने संस्कार फिर जागृत होने लगे। अब कभी कभी उसे स्नेहमयी माता की याद आने लगी, जो पिता के क्रोध, बहनों के धिक्कार और स्वजनों के तिरस्कार में भी उसकी रक्षा करती थी। उसे वो दिन याद आया जब वो एक बार बीमार पड़ा था। उसके बचने की कोई आशा न थी, पर ना तो पिता को उसकी कुछ चिंता थी, ना बहनों को।
केवल माता थीं जो रात की रात उसके सिरहाने बैठी अपनी सुमधुर स्नेहमयी बातों से उसकी पीड़ा शांत करती रहती हैं। उन दिनों कितनी बार उसने उस देवी को नीरव रात्रि में रोते देखा था। वह स्वयं रोगों से जीर्ण हो रही थी, लेकिन उसकी सेवा शुश्रूषा में वो अपनी व्यथा को ऐसी भूल गई थी मानो उसे कोई कष्ट हो ही नहीं। क्या उसे माता के दर्शन फिर होंगे? वो इसी क्षोभ और नैराश्य में समुद्र तट पर चला जाता और घंटों अनंत जल प्रवाह को देखा करता। कई दिनों से उसे घर पर एक पत्र भेजने की इच्छा हो रही थी, किंतु लज्जा और ग्लानि के कारण वो टालता जाता था। आखिर एक दिन उससे रहा न गया। उसने पत्र लिखा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। पत्र आदि से अंत तक भक्ति से भरा हुआ था। अंत में उसने इन शब्दों में अपनी माता को आश्वासन दिया, माता जी, मैंने बड़े बड़े उत्पात किए हैं, आप लोग मुझसे तंग आ गई थी। मैं उन सारी भूलों के लिए सच्चे हृदय से लज्जित हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीता रहा तो कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा। तब कदाचित आपको मुझे अपना पुत्र कहने में संकोच न होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सकूं। यह पत्र लिखकर उसने डाक खाने में छोड़ा और उसी दिन से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। किंतु 1 महीना गुजर गया, कोई जवाब न आया। उसका जी घबराने लगा। जवाब क्यों नहीं आता? कहीं माताजी बीमार तो नहीं? शायद दादा ने क्रोधवश जवाब न लिखा हो। कोई और आपत्ति तो नहीं आ पड़ी? कैंप में एक वृक्ष के नीचे कुछ सिपाहियों ने शालिग्राम की एक मूर्ति रख छोड़ी थी। कुछ श्रद्धालु सैनिक रोज उस प्रतिमा पर जल चढ़ाया करते थे। जगत सिंह उनकी हंसी उड़ाया करता था। पर आज वो विक्षिप्तों की भांति प्रतिमा के सम्मुख जाकर बड़ी देर तक मस्तक झुकाए बैठा रहा। वो इसी ध्यान अवस्था में बैठा था कि किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। वो दफ्तर का चपरासी था और उसके नाम की चिट्ठी लेकर आया था। हवा महल में श्रृंखला सुनो कहानी के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कप्तान साहब का पहला भाग। वाचक स्वर अमरकांत दुबे, प्रस्तुति सहयोगी आकांक्षा सिंह और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। श्रोताओं, इसी कहानी का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनो कहानी।